सर मैंने अपनी मॉम से पैसे मांगे तो मॉम ने अपने गोल्ड का ऑर्नामेंट बेच करके मुझे पैसे दिए थे, और सर वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हुआ उस टाइम पर। 1,12,000 रुपए मेरा लॉस हुआ था। और वो बंदा जो मुझे एडवाइस देता था सर, मैं उसको कॉल करता था तो मेरे कॉल नहीं उठाता था। सर अभी भी आप किसी स्टॉक का नाम लेंगे ना, मैं आपको प्राइस बता दूंगा अप्रोक्सीमेटली उसका प्राइस क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स तकरीबन 1,050 के आसपास चल रहा है सर। सिंपल वाले पूछता हूँ मैं, HDFC बैंक कितना चल रहा है? ऐसा 1,600 के आसपास। अदानी ग्रीन? जो सेक्टर्स नहीं भागते हैं ना, मैं उन सेक्टर के लीडर्स को देखता हूँ कि उन सेक्टर के जो लीडर है उनका रेट क्या चल रहा है और वो अपने 52 वीक से कितना लो चल रहा है। शुभम को एग्जांपल दे दो। और सर वैसे पर्सनली मैं बहुत बड़ा फंड मैनेज करता हूँ अपना खुद का। सर मैं मार्केट से 2 या 3% की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ पर मंथ। सर मैं प्रॉफिट को इतना नहीं मानता जितना मैंने लॉस को माना। तो शुभम बत्रा, कहाँ से हैं आप? सर गोंदिया, महाराष्ट्र। गोंदिया में कितने को ट्रेडर हैं आपके आसपास के एरिया में जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं? कोई सर्कल है या इतना बड़ा एरिया नहीं है? सर इतना बड़ा एरिया नहीं है, और सर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते भी हैं, कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, और मेरा उनसे कुछ बातचीत नहीं होती है। ऐसे आपको पता है कि वो ट्रेडिंग करते हैं पर बातचीत नहीं होती है? हाँ, ऐसा क्यों? पता है सर। बीच में क्या हुआ सर, मैं जैसे ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ या किसी से बात शेयर करता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। सर एरिया बहुत छोटा है, तो कुछ लोगों को पता है कि मैं ये काम करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने कभी कुछ कंपनी के बारे में डाला होगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, एग्जाम्पल, या न्यूज़ वगैरह कुछ आई हो आज से 3-4 साल पहले, तो उनको शायद पता है कि मैं ये काम करता हूँ। तो उन लोगों ने मुझसे कोशिश की है मिलने की, लेकिन मैं ज़्यादा सर इसमें इंटरफेयर नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को किसी को क्यों बताऊँ। मैं अभी ऑथोराइज नहीं हूँ सब चीज़ें बताने की किसी को, तो इसलिए मैं सर खुद का काम करता हूँ और अपना फंड्स मैनेज करता हूँ, किसी और को कुछ नहीं बताऊँ। मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग में किसी और से आपको लगता है कि कोई लेने देने की जरूरत नहीं है, अपना फोकस रखो सर बस? कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। व्हाई डू यू थिंक व्हाट यू थिंक? आप सर मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर मेरे पास इतना सारा काम है और मुझे अपने फंड्स मैनेज करने के लिए समय जब नहीं मिल पा रहा है, तो मैं किसी और से कैसे बात करूँ, किसी और को क्यों बताऊँ? अच्छा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँ, एक रजिस्टर्ड एडवाइजर बन जाऊँ, तो फिर मैं सोचूंगा ना इस फील्ड में जाने के लिए। मैं अभी क्यों जाऊँ? अभी तो मैं पहले अपने आप को मैनेज कर लूँ, अपने फंड्स मैनेज कर लूँ, कुछ एक मुकाम हासिल कर लूँ बड़े लेवल का, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं उस लायक बन चुका हूँ कि किसी को एडवाइस भी दे पाऊँ। ऑप्शन सेलिंग भी करते रहे हैं, अभी आप इक्विटी में हैं, ऑप्शन बाइंग आपने कभी नहीं की। इक्विटी में आप फुल टाइम कितने टाइम से हैं? सर इक्विटी सर जब एफएनओ करता था ना, जब मैं सेलिंग करता था तब भी मैं इक्विटी बाय करता था। ऐसा नहीं कि मैंने फिर इक्विटी बाय करना बंद कर दिया। मैं ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ इक्विटी पर फोकस करता ही था हमेशा। आप बताइए कि आप कब से आपने शुरू किया था एंड किस बेस पे शुरू किया, क्यों किया शुरू, और तब उम्र क्या थी आपकी? सर मैं तकरीबन सर 17-18 साल की उम्र में, ओवर द क्यूरियोसिटी, मुझे मतलब मार्केट में आने के लिए क्यूरियस था बहुत मैं। तो मैं अपने पापा से ऐसे पूछता था कि पापा ये न्यूज़ चैनल में नीचे टिकर चलता है निफ्टी 50 सेंसेक्स, कंपनियों के नाम लिखे हुए, होता क्या है? तो मेरे पापा के बाद एक ही आंसर रहता था कि बेटा ये शेयर बाजार है। पापा को इसके अलावा कुछ नहीं पता था। अब सर मैं बहुत क्यूरियस कि ये शेयर मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं, कंपनीज कैसे काम करती है। तो सर फिर मैं 2015 की बात है, तो सर फिर मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था। मैं 11th क्लास में था। तो सर मैंने फिर पढ़ाई की कि स्टॉक्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होते हैं, नेट पे रिसर्च करके। तो सर उस टाइम पर फिर मैंने अपनी मॉम से पैसे मांगे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, आपकी उम्र 18 साल नहीं थी, आपने डीमेट अकाउंट कैसे खोल लिया? नहीं सर 18 थे ना सर, 18 के बाद खुले था। अच्छा, तब आप 18 के थे तो डीमेट अकाउंट खोल लिया, पैसे थे नहीं आपके पास देन? सर मैंने अपनी मॉम से पैसे मांगे। सर हम लोग उस टाइम पर जॉइंट फैमिली में थे, तो इतने पैसे नहीं रहते थे। तो मॉम ने अपने गोल्ड का ऑर्नामेंट बेच करके मुझे पैसे दिए थे। ये मुझे अच्छे से याद है ये बात। 59,000 मेरी मॉम ने मुझे दिए थे। नहीं, ऐसे कैसे यार? मतलब मम्मी के पास गए, मम्मी ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में, पैसे दो, मम्मी ने बेच दिया, लो पैसा, ऐसा हो गया? इतना सिंपल? सर सिंपल नहीं सर, मैंने तो काफी समय पहले बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया सर, 500, 1,000 ऐसे इन्वेस्ट किया सर। लेकिन फिर मेरे अपने घर वालों को बताया, मॉम को। हाँ सर खुद का था, सेव किया वो पैसा था सर। सर 2-3 हज़ार रुपये का आसपास का इन्वेस्टमेंट था इनिशियली। सर उसके फिर 4-5 महीने के बाद मैंने अपने मॉम से बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मॉम ने मुझे अच्छे से याद है अपने गोल्ड का ऑर्नामेंट बेच करके 59,000 रुपीज़ दी थी सर। उससे मैंने रिलायंस कम्युनिकेशंस बाय किए थे उस समय में। उस टाइम सर ये डिजिटल ब्रोकिंग नहीं होती थी, कॉल ब्रोकिंग होती थी, टेली ब्रोकिंग। हाँ, तो सर टेली ब्रोकिंग करके मैंने आइडिया के शेयर और अपना रिलायंस कम्युनिकेशंस, अदानी पावर, इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे सर, 3-4 महीनों के बाद सर रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो 55 का मैंने शेयर बाय किया था सर, वो मैंने लगभग 6 से 8 महीनों के बाद सर उसको 25 में स्क्वायर ऑफ किया। 5-6 महीने मैंने रखा था, वो कंपनी बैड डेट हो गई, मेरा पैसा आधा हो गया वहाँ पर। करेक्ट। तो फिर मैंने सर मेरा लॉस हुआ, मैंने घर पे बताया।
तो फिर मेरे माँ बाप ने बोले कि यार तू इतना पैसा बर्बाद कर दिया, आधा हो गया तेरी कैपिटल, तो ये काम अभी मत कर। सर फिर मैंने वो काम बंद कर दिया। लेकिन सर बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं ये पैसा यहाँ गया है तो मैं यहीं से वापस लाऊंगा, पर अच्छे से पढ़ाई करके नॉलेज हासिल करके उसके बाद मैं इसमें आऊँगा। रिकवरी का माइंडसेट हो गया, मतलब कि जहाँ पे मैंने खोया मुझे उसी से चाहिए। ऐसा नहीं कि खो दिया चलो ख़राब एक्सपीरियंस है फिर कभी दोबारा अच्छे से पढ़ के करेंगे, नहीं, ये नहीं था। ये था कि जो गया है वो वापस लेके आना है। सर वो क्यों गया, उसके पीछे मेरी क्या गलती हुई, मैं वो सब उसको अच्छे से समराइज करूंगा, उसके बाद फिर से आऊंगा मार्केट में। सर फिर 2 साल के बाद 2017 में मैं आया, मैंने अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन किया। तब सर मेरे को अच्छे से याद है, मेरा कजिन भाई है, उसने मुझे पैसे दे के गया था, लगभग 1,30,000 रुपए। उसने बोला था कि ये पैसे आप संभाल लो, 2-3 महीने के बाद मुझे वापस देना। अब सर मेरे से गलती इतनी बड़ी ये हो गई कि सर मुझे एक कॉल आया था लगभग 11 बजे। उन्होंने बोले कि मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ और हम लोग स्टॉक मार्केट की टिप्स प्रोवाइड करते हैं। सर 2017 में सर मैंने वो काम किया जो मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए और मैं अभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता वो करने का। सर मैंने मार्जिन ट्रेडिंग की, सर लेवरेज लेकर के। सर वो मुझे कॉल करता था कि आप ये बजाज फाइनेंस के या फिर रिलायंस के या फिर कोई कंपनी के स्टॉक्स बाय करें। अब सर पर मेरे पास कैपिटल थी 1,30,000। सर मैंने 10x लेवरेज लिया, उस टाइम 10x लेवरेज मिलता था। सर मैं इंट्राडे में विद इन 7 days, हाँ इंट्राडे में। सर मेरे को अच्छे से याद है, सर मेरे घर पे नेटवर्क नहीं रहता था, मैं टेरिस पे जाकर के ट्रेड करता था कि वहाँ नेटवर्क मिल रहा है। सर विद इन 1 week सर मैंने 25,000 प्रॉफिट कमाया। वाह। सर वो स्पेकुलेशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, मुझे तो उतनी अकल नहीं थी उस टाइम पर कि मैं लेवरेज लेके काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सीएट टायर्स के शेयर्स बाय करो। अब सर मैंने 11x 10x मार्जिन लेकर के सीएट टायर्स के शेयर बाय किए और सर वो स्टॉक उसी दिन 11% गिरा इंट्राडे में और मैं अपना सौदा काट नहीं पाया। और सर वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हुआ उस टाइम पर। 1,12,000 रुपये मेरा लॉस हुआ था। और वो बंदा जो मुझे एडवाइस देता था सर, मैं उसको कॉल करता था, वो मेरे कॉल नहीं उठाता था। तो सर वो मेरी गलती हुई। मैं 1 महीने तक सर रात भर सो नहीं पाया, नींद नहीं आती थी टेंशन में कि मैं अपने भाई को पैसे कैसे लौटाऊं, इतना बड़ा लॉस हो गया। तो फिर मेरे पापा ने बोले कि बेटा क्या हो गया, तो कुछ चिंता में दिख रहा है, क्या हुआ क्या ये बात। तो तब मैंने सर घर पे बात शेयर की, मैंने इतना बड़ा लॉस कर लिया हूँ सर 2017 की बात। सर उस टाइम सर मैं पूरा माइंड से पजल हो गया था कि मैंने ये कैसे कर दिया। कमाया मैंने सिर्फ एक हफ्ते में 25,000 और एक दिन में 1.25 लाख रुपये मार्केट को भर के दिया। अब दिक्कत इसमें ये थी कि वो पैसा अगर अपना होता दुख तब भी होता, लेकिन शायद इतना ना होता, लेकिन ये पैसा किसी और का था तो ये अब एक बोझ बन जाता है। सर वो फिर मैंने मॉम डैड से बात शेयर की, मॉम डैड ने मुझे समझाया कोई बात नहीं। उन्होंने ये सोचे होंगे बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, अभी ये सब काम मत करो आप, और आपके जो पैसे भाई को देने हैं वो हम दे देंगे। तो फिर वो मेरे मॉम डैड ने पैसे मेरे भाई को दे दिए। सर उसके बाद फिर मैं स्टडी करने लग गया। मैंने बुक्स पढ़ी, यूट्यूब पर सर्च किया, हर चीज़ सीखी सर। कैंडल स्टिक्स की PDF फाइल डाउनलोड करके सीखा कि कौन सी कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, विक का अपर एंड क्या होता है, सब चीज़ें सीखा। सर उसके बाद फिर मैं सर 2019 में मार्केट में आया। मैंने ज़ीरोधा में अकाउंट खोला अपना, और सर मैंने इनिशियल सर 1 लाख की कैपिटल स्टार्ट किया सर। और सर मैं मल्टीपल स्टॉक्स में स्टैगर्ड वे में बाय। एक सेकेंड, मुझे 1-2 सवाल है यहाँ पे। पहला ये कि जब पहली बार नुकसान हुआ था तो दूसरी बार आने का रीजन ये था कि पैसे रिकवरी चाहिए, नुकसान हुआ है वापस चाहिए। जब दूसरी बार हुआ है सर, तो इस बार यू आर रीडिंग बुक्स, तो इस बार तीसरी बार जब वापस आना था तो किस सोच के साथ आ रहे थे? और दूसरा, जो ये तीसरी बार नया अकाउंट खोला है और जो ये लाख रुपए फिर से लगाया, ये पैसा कहाँ से आना है? सर ये पैसा फिर मैंने पापा से ही लिया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, सपोर्ट बहुत रेयर चीज होती है जो मिलती है, बट इन योर केस तुम बोल देते थे और मिल जाता था पैसा। इट वाज दैट इजी। व्हाई? सर बिकॉज ऑफ आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन मार्केट। यू अंडरस्टैंड, बट किस तरह से अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता था, या वो कहते थे चलो बच्चा है कुछ करने की कोशिश कर रहा है, विश्वास करते हैं? वाज इट लाइक दैट? सर एक्चुअली मैंने अपने पापा को बैठ के समझाया कि सर पापा मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने लेवरेज ट्रेडिंग की थी। मतलब मेरे पास में रहते थे जेब में 100 रुपए और मैं स्टॉक्स लेता था 1,000 रुपए के। 1,000 रुपए के स्टॉक्स में 10% अगर स्टॉक गिर गया तो मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई। करेक्ट। तो मैंने ये गलती पापा की थी। मार्केट कहीं नहीं गया पापा। वो सीएट टायर्स आज भी जो रेट में मैंने गलती की थी, जो लॉस हुआ था, आज भी सीएट उससे 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। पर वो लेवरेज की वजह से मार्केट में आउट हुआ था, स्टॉक्स आउट नहीं हुए, मैं आउट हूँ। लेकिन पापा अभी मैं लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं हर कंपनी में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे किसी भी एक स्क्रिप्ट में 5% से ज़्यादा नहीं जाएगा।
तो ये सब फायदे समझने का पापा ने मुझे पैसे दिए। और सर मैंने बड़े बड़े स्टॉक्स, रिलायंस जैसे, HUL जैसे बड़े स्टॉक्स पैसा रिकवर किया, तकरीबन 15-20 हज़ार, और अपने पापा को बताया पापा 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो तब फिर कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा सही काम कर रहा है। मेरे पापा ने बोले ये चीज़ कि अब तूने कैसे पैसा कैसे कमाया। तो मैंने बताया पापा मैंने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है सर। उसके बाद सर मैंने फिर और एक्सपोजर बढ़ाया अपना। मैंने फिर 5 to 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया मार्केट। ये भी घर से लिया था पैसा? यस सर, पूरा पैसा मैंने घर से। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे मॉम डैड ने जितना सपोर्ट किए तो तभी मैं इस मुकाम पर आज पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकता सर। और सर एक्चुअली मुझे सर पैशन था स्टॉक मार्केट्स का, एक बहुत पैशनेट था कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आता। कहाँ से आया? सर क्यूरियोसिटी थी सर। जब मेरे को मेल आता था ना सर किसी में कंपनी का एक स्टॉक भी अगर होल्ड करता हूँ तो सर मुझे मेल आता था मेरे नाम का, तो सर वो देख के मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं इस कंपनी में एक शेयर से होना हूँ। तो सर वो चीज़ सर मुझे बहुत दिल पे लग गई हो। उस टाइम पे अपने आप को ट्रेडर मानते थे या बिजनेसमैन? सर मैं वैसे सर पर्टिकुलर देखा है सर, मैं पहले बिजनेस भी करता था। 2018 से 20 तक मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हुआ एक्टिवली। लेकिन सर पैसिव इनकम के लिए मैं ट्रेडिंग भी करता था। फुल टाइम ट्रेडर नहीं था सर मैं उस टाइम पर। सर ये 2018 से 2020 की बात है। तो जो ये इस बार कैपिटल बढ़ाया, पहले शुरुआत में अपने चलो ब्रोकर के थ्रू कर लिया या शेयर खरीद लिए तो आरकॉम ने नुकसान करवा दिया, दूसरी बार टिप वाले ने नुकसान करवा दिया, तीसरी बार चलो पढ़ाई करके आए हैं, इस बार पापा से बात की, लाख रुपए मिल गया, अब फिर से और बात की और अच्छे से मनाया होगा, समझाया होगा, तो 4-5 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। तो धीरे धीरे हम कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं अच्छे बुरे, और थोड़ा सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक डायरेक्शन बन रही है अभी तक। तो यहाँ पे जब फादर साहब ने 5 लाख रुपए दिए तो व्हाट वाज योर माइंडसेट टुवर्ड्स कि अब मैं सारा कैपिटल लगाऊंगा या मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, या अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचे थे? सर बीच में सर ऐसा हुआ था सर, मैंने जब 5 लाख पूरे मार्केट में इन्फ्यूज कर दिए थे ना पूरे स्टॉक्स में, तो सर लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ना सर 15 से 20% का गिरावट आई थी। लेकिन सर मुझे इतना पता था कि ये मार्केट में जो डाउनफॉल आ रहा है इसमें स्टॉक्स की कोई गलती नहीं है। स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है। तो सर फिर मैं क्या करता था सर, पूरे पैसा कोई मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था। मेरे पास और FDs वगैरह में पैसा रहता ही था, पापा के पास पता था मुझे। तो सर जब मार्केट में बड़ा फॉल आता था ना तो सर मैं स्टैगर्ड वे में ना कुछ FDs ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा पैसा और स्टॉक्स में लगाते यार, ताकि मार्केट जब वापस रिबाउंड करे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। और सर इसी रीजन की वजह से मुझे फिर बाद में और अच्छा बड़ा प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर फिर मैंने टेक्निकल्स की पढ़ाई भी की साथ ही साथ। ये टेक्निकल्स की पढ़ाई कैसे की? सर टेक्निकल्स की पढ़ाई सर मैंने चार्ट देखना सीखा। सर अभी भी आप किसी स्टॉक का नाम लेंगे ना मैं आपको प्राइस बता दूंगा अप्रोक्सीमेटली कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स सर बहुत ईजी है सर, तकरीबन 1050 के आसपास चल रहा है सर। अच्छा, दिन में कितने चार्ट्स देखते थे? मैं उस टाइम पर तो सर कम देखता था, उस टाइम सर मैं लगभग 8-10 देखता था। अभी तो सर मैं 100 के ऊपर देखता हूँ। सिंपल वाले पूछता हूँ मैं, HDFC बैंक कितना चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? ऐसा 1600 के आसपास, 1620 DLF? DLF सर 800 के लपेटे में चल रहा है, 820 के आसपास के, 850 के आसपास के रेट में। अच्छा, लास्ट कंट्रोवर्शियल अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन सर 1700 के आसपास के रेंज में चल रहा है सर। 1800, चलो ठीक है, चलेगा इतना। तो जो ये स्टॉक का प्राइस याद है, ये किस बेस पे याद हो गया? कि स्टॉक बताओ, मैं प्राइस बताता हूँ। सर और पूछिए सर, आप निफ्टी 50 के पूछिए, बैंक निफ्टी के पूछिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के पूछिए, मिड कैप के पूछिए, स्मॉल कैप के पूछिए, मैं आपको प्राइस बताऊंगा। टेक्निक क्या है? सर भाव भगवान है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं जो मानता हूँ पर्सनली कि अगर मार्केट में पैसा बिखरा हुआ पड़ा है पर आपको भाव याद रहना चाहिए, कौन सी कंपनी सपोर्ट से घूमती है और कौन सी कंपनी रेजिस्टेंस से नीचे आती है। तो ये सर पूरा गेम भाव का है। तो सर मुझे भाव सब हर कंपनी का याद है, मैं काम करूं अथवा नहीं करूं, और मुझे रेट याद रहता है कि ये कंपनी इस रेट पर चल रही है, इस रेट पर सपोर्ट है, यहाँ से एकोमोडेशन जोन शुरू होता है और ये उस रोड पर जाती है ऊपर, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। और सर मैं हर दिन कंपनीज देखते रहता था, प्राइस देखता था, कंपनी के चार्ट देखता हूँ सर। उसी वजह से सर वो मार्केट में टिक पाया कि कौन सी कंपनी का क्या रेट चल रहा है और कौन सी कंपनी इस रेट से नीचे जाती है कि ऊपर जाती है। सर ये प्राइस मालूम होने की वजह से ही मैं सर बाजार में टिक पाया। किस कंपनी का चार्ट देखना है ये कैसे डिसाइड करते हो, और चार्ट में क्या देखना है ये कैसे डिसाइड करते हो? सर सबसे पहले किस कंपनी का चार्ट देखना है सर, मैं रैंडम ऐसे सर कोई एक कंपनी नहीं, मेरे वॉच लिस्ट में सर बहुत सारी कंपनीज है, पर सर मैं सेक्टोरल एनालिसिस करता हूँ कि कभी कोई सेक्टर चल रहा है, कभी कोई सेक्टर गिर रहा है, कभी FMCG भाग रहा है मार्केट में, रिसेंटली IT भाग रहा है, अभी बीच में ऑटोज भाग रहे थे। तो सर जो कंपनीज भागती है ना सर मैं उनको नहीं देखता, जो सेक्टर्स नहीं भागते हैं ना मैं उन सेक्टर के लीडर्स को देखता हूँ कि उन सेक्टर के जो लीडर है उनका रेट क्या चल रहा है और वो अपने 52 वीक से कितना लो चल रहा है।
शुभम कोई एग्जांपल दे दो। सर मैं इंडसइंड बैंक का एग्जांपल देता हूँ सर। अभी आप देखते होंगे सर, बैंक निफ्टी को निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी आप देखेंगे तो इतना नहीं भाग रहा है जितना बैंक निफ्टी भाग रहा है। बैंक निफ्टी उतना नहीं भाग पा रहा। थोड़ा ऐड को और बताओ मेरे को। जैसे मान लो कि 1000 रुपया लगाना है, ठीक है, और लेट्स से कि 50 रुपये का स्टॉक है, 20 क्वांटिटी बाय कर सकते हो 1000 रुपये में। कितना बाय पहले करोगे? 5 बाय किया, 2 बाय, किस बेस पे बाय करोगे? और सर पिरामिडिकल वे पे बाय करूंगा सर। ओके, जैसे पिरामिड रहता है ना सर, पहले सबसे छोटी क्वांटिटी कि मेरा एनालिसिस सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स मेरे हिसाब से परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं हर तेजी में उस स्टॉक्स को थोड़ी और क्वांटिटी में ऐड करूंगा। और अगर सर मैं गलत हो रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हो रहा हूँ, तो सर मैं उस स्टॉक को छोड़ दूंगा कि मेरी गलती हो गई। उस स्टॉक को मैं छोड़ दूंगा, उसमें बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं उसको जाने दूंगा। अच्छा, लेकिन जब पिरामिडिक उसमें में फिर वापस सिग्नल बनेंगे। हाँ सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। 100 रुपये का स्टॉक है हाँ सर, मुझे उसमें 10,000 रुपये कैपिटल लगानी है फॉर एग्जाम्पल। तो सर फिलहाल मैं उसमें 1,000 रुपये की क्वांटिटी से ही बाय करूंगा। और फिर अगर सर मैं स्टॉक मेरे अनुसार परफॉर्म कर रहा है जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं बॉटम फिशिंग कर रहा हूँ और स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो रहा है मुझे लगता है, तो सर फिर मैं उसको अपना स्टेक बढ़ाते रहूँगा। 2x स्टेक करूँगा, 3x स्टेक करूँगा, 1 लाख पूरा लगाने के लिए। एक ही दिन में पूरा 1 लाख नहीं लगाऊंगा। और अगर सर वो अच्छा। स्टॉक मैंने 1 लाख के स्टॉक को सिर्फ 10,000 रुपये से बाय किया हुआ है, 90,000 मेरी लिमिट और खाली है, पर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सर मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं उस स्टॉक में काम ही नहीं करूँगा। मैं मानूंगा कि मेरी गलती हो गई, शेयर बाजार भगवान है, उसको मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर वो गिरते जाएगा फॉल में और उसमें मैं एवरेज करूँगा, तो वो स्टॉक और नीचे जाएगा और मेरा एवरेज रेट जो रहेगा वो नीचे गिरते रहेगा। मैं कितने फंड से इन्वेस्ट करूँगा उस स्टॉक? मैं किसी और स्टॉक को ध्यान दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। फिर जिस दिन उसमें रिकवरी का सिग्नल मुझे लगेगा उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। कह रहे तेजी पे मैं इंक्रीज करूंगा पिरामिडिंग में और वॉल्यूम बढ़ाता रहूंगा। पहले मैं सबसे कम यूनिट उठाऊंगा, फिर बड़ी यूनिट उठाऊंगा। अब तेजी को थोड़ा डिफाइन करो कि तेजी का मतलब क्या है। किस बेस पे यू विल डिसाइड कि अगला यूनिट बाय करूँ, पिरामिड का अगला स्ट्रक्चर बाय करता हूँ मैं? तेजी का मतलब थोड़ा डिफाइन कर। सर तेजी का मतलब तब होगा सब जब मेरे लिए वो हाई जो है प्रीवियस हाई उसको ब्रेक करेगा। जो प्रीवियस डे का हाई है उसको अगर कैंडल ब्रेक करती है तो मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर बायर्स पुलिश हो रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। और MACD भी क्रॉसओवर दिखाएगा सर। आप MACD पे भी आपको लगेगा कि इस क्रॉसओवर बुलिश बनना शुरू हुआ है और स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। और सर उससे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सर प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको किसी स्टॉक का हिस्ट्री प्राइस आपको याद है, कोई स्टॉक आप सर ट्रैक कीजिए सर। आप 2 महीने आप सर कोई स्टॉक को ट्रैक कीजिए सर, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि स्टॉक कहाँ से घूमता है और कहाँ से नीचे आता है। सर ऐसे मैं जो भी स्टॉक्स में आज काम कर रहा हूँ, मैं सर 2-3 साल से 4 साल से सब स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ। और जब भी वो मेरे लेवल पर आते हैं मैं उनको बाय करना शुरू करता हूँ। मान लो कि लाख रुपया है, यहाँ पे किस तरह से कितना कैपिटल डिप्लॉयड रहता है हमेशा किसी ना किसी स्टॉक में, और कितना रखते हो अपने पास ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सको? सर अप्रॉक्सीमेटली सर मैं जैसे पूरे फंड्स फॉर एग्जांपल 1 लाख मार्केट में इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो मैं 1 लाख इन्फ्यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अभी भाई ठीक है अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में डाउन ट्रेंड भी आएंगे, तो मुझे फंड्स चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर मैं 1 लाख में हमेशा 70% ही इन्वेस्ट करूँगा और 30% खाली रखूँगा। ओके, अब यहाँ पे अगेन उस पोजीशन में जहाँ पे हम पिरामिड करके एवरेज करके बाय कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, जैसे कि यू ओनली टोल्ड कि अगर गलत एनालिसिस हुआ तो विल एग्जिट। अगर सही जा रहे हो तो कब पता लगेगा कि तुम्हारा एग्जिट का भी समय आ गया, प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ? हाँ सर, उसके लिए ना एक तो 2 चीज़ें रहती है। एक तो सर ये कि मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टॉक का कहाँ है। जैसे इंडसइंड बैंक का अगर आप चार्ट में खोलूंगा ना, तो मुझे रजिस्टेंस उसका पता है कि इस रेट पर सेलिंग आना शुरू होती है। तो सर मैं जब मुझे पता है इस रजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल सर इंडसइंड बैंक मैंने 1350 के रेट पर एक्यूमुलेट करना शुरू किया। अब स्टॉक चलते चलते 1500 के आसपास आना शुरू हुआ और मुझे लगता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, क्योंकि मुझे पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस मालूम है और चार्ट पर भी दिख रहा है कि यहाँ से ये हमेशा रेजिस्टेंस फेस करता है और स्टॉक यहाँ से नीचे आता है। तो सर उस रेजिस्टेंस जोन में सर मैं अपने क्वांटिटी का लगभग सर आधा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ कि आधे कैपिटल में खाली कर लूँ, ताकि कल को ये स्टॉक वापस रेजिस्टेंस से नीचे आए तो फिर मैं इसको एक्यूमुलेशन जोन में डाल सकूँ। और कल को अगर ये नहीं भी आता है, क्योंकि सर बाजार मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेगा, मेरे को बाजार के हिसाब से चलना पड़ेगा। कल को अगर ये इंडसइंड बैंक 1500 के रेजिस्टेंस में तोड़ता है तो मेरे पास में कुछ क्वांटिटी रहनी चाहिए ऊपर के रेट में भी सेल करने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो सर मैं हमेशा ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। अगर मार्केट भाग रहा है ना ऊपर की तरफ,
तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स कम करते चलूँगा। जो मैंने बड़ी क्वांटिटी में ले रखी है ना, अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है कुछ ही समय के अंदर 10% का, तो मेरे लिए सर बहुत बड़ा अमाउंट है। 10% अगर मैंने 1 लाख पर कमाया है, तो मैंने एफडी को बीट कर दिया सर। साल भर की एफडी है, बैंक की 7% 8% बनती है, तो मैं 1 महीने में अगर 10% कमा रहा हूँ तो बहुत बड़ा है। और सर वैसे पर्सनल एफडी में बहुत बड़ा फंड मैनेज करता हूँ अपना खुद का। सर मैं मार्केट से 2 या 3% की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ पर मंथ, उससे ज़्यादा की नहीं रखता। कि मुझे 2% भी अगर 3% मैं कमा पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर। अगर मैं निफ्टी 50 को बीट कर रहा हूँ ईयरली रिटर्न को, तो मैं सर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये जो रियल बातें हैं शुभम, कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए बड़े कैपिटल पे, ये यूट्यूब की शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम की रील्स देख के समझ में आया है या खुद का एक्सपीरियंस है? सर ये घाटा करके समझ में आया सर, लॉस करके। सर मैं प्रॉफिट को इतना नहीं मानता जितना मैंने लॉस को माना है, क्योंकि मैं जो लॉस कर चुका हूँ इस बाजार में, मैंने बाजार को बहुत पैसा दिया हुआ है गलती करके अपने, और बाजार से कभी लड़ाई नहीं की है कि मैं ओवर ट्रेड करूँगा, लड़ाई करूँगा, तेरे से डबल क्वांटिटी में बाय करूँगा। क्योंकि अगर मैं गुस्से में काम करूँगा तो मुझे पता है जितना मैंने दिया है उससे ज़्यादा मेरे को बाजार को देना पड़ेगा। मुझे अपनी गलती करके हाथ जोड़ना पड़ेगा बाजार से कि मेरे से गलती हो गई है, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, अब मैं और स्ट्रेटजीज यूज़ करके काम करूँगा। सर वो लॉसेस नहीं मेरे को यहाँ बैठा है आज, वो जो लॉस से मैंने सीखा है ना सर, दोबारा वो लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो गलतियाँ नहीं किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाए प्रॉफिटेबल हूँ। और सर मैं जितने साल से काम कर रहा हूँ बाजार में एक्टिवली, मैं हर साल प्रॉफिटेबल हूँ, हर मंथ प्रॉफिटेबल हूँ। आप सर पीएनएल भी चेक कर सकते हैं। किया होगा हमने, बट पिछले अगर मैं 3 साल का पूछूं, परसेंटेज लेवल पे कितना परसेंट प्रॉफिटेबल रहा और उसमें कौन से सेगमेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट था? मतलब क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग भी करते हो ना सर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग सर बंद करने का मेरा रीज़न यही है कि सर क्या होता है सर, जब फॉर एग्जांपल अपने पुट सेल किए तो सर एक तो ओवर ट्रेड होने की वजह से गलती होती है कि बाजार अब लग रहा है भाई लालच आ रही है कि बाजार बहुत सस्ता है, ग्रीड हो रहा है, तो हम ज़्यादा पुट सेल करते हैं। तो कल को सर क्या होगा, जब अपनी पुट इन द मनी होगी ना, तो सर मेरे को पूरी इन द मनी पुट को हमको पैसे देकर के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, तब तो डिलीवरी आएगी। सर अभी 3-4 महीने पहले मेरे पास में वेदांता का मैंने कॉल सेल किया था, मेरे पास में सर लॉट था वेदांता का, 268 की बाइंग प्राइस थी सर। सर अब मैंने सोचा कि स्टॉक 2-3 महीने से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं सर इसकी हर महीने की ना आउट द मनी कॉल बेचता हूँ, 300 रुपये स्ट्राइक प्राइस वाले, तो मेरे को उसका प्रीमियम मिल रहा है 6 रुपये। तो मैं सोचा 6 लाख रुपये स्टॉक में लगे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ब्याज होता है 2% के हिसाब से 12,000 रुपये, और मेरे को 12,000 रुपये कॉल बेचने से मिल रहे हैं, तो मेरे एक रेगुलर इनकम जनरेट हो गई। अब स्टॉक इन द मनी होता है नहीं होता है, कॉल के पैसे तो अपने अंदर है, जो हमको कॉल के पैसे मिले तो हमको उसमें बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन सर ऐसा हुआ वो स्टॉक 300 में इन द मनी हो गया, मेरी डिलीवरी छूट गई, और सर मेरे को बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेकर के मार्केट से निकलना पड़ा, और वो स्टॉक सर आज 450-500 रुपये हो गया है वेदांता। ओ, तो सर उसमें ना बड़े रैली इन्वेस्ट हो जाती है, ये एक प्रॉब्लम है कॉल सेल करने की। कवर्ड कॉल है सर मेरी पूरी, मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं, मैं डिलीवरी छोड़ दूंगा, पर लेकिन सर 10% ऊपर की कॉल बेच रहा हूँ मैं, और स्टॉक अगर 50% भाग जाए 2 महीनों में, तो सर मेरे को 10% नहीं मिला ना। फिर कंटिन्यू। हाँ सर, अगर वही स्टॉक अगर भागते जाए, अगर मैं कॉल नहीं बेचूं, तो क्या होगा सर, उसमें मैं हर 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 राइस पर 5% और 10% अपना स्टॉक खाली करता चलूँ, तो सर मैं एटलीस्ट उस रैली को पूरा एंजॉय तो कर पाऊंगा और एक बड़ा मुनाफा लेके निकलूंगा ना। तो ये वायरस पॉइंट सर कॉल बेचने के। और वहीं से अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करे तो फिर रेगुलर कॉल की जो अपने को प्रीमियम है वो मिलता रहेगा, दोनों बात। बट थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा दिखता है ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में। सर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ, मनी मैनेजमेंट देखता हूँ कि बाजार में पूरा एक साथ फंड पूरा ना जाए। सर अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो 3 से 4 महीने में बाजार बहुत चला है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चला, पर्टिकुलरली स्टॉक्स बहुत अच्छी चले, चाहे गवर्नमेंट PSU स्टॉक्स हो, चाहे वैसे कोई स्टॉक्स हो। सर इतनी रैली आने के बाद ना सर मैं बाजार में डरता हूँ, सर इतनी तेजी आ रही है सर, लेकिन अगर मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट करके रख दूंगा, कभी भी सर फॉल आएगा तो सर मैं फंड्स कहाँ से लाऊंगा। तो सर मैंने जो एक्यूमुलेशन किए हुए स्टॉक्स किए हुए पहले बाजार के पहले 3 महीने पहले के, या इस बीच में भी जो किए हुए स्टॉक्स, और वो मुझे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं ना सर, तो हर तेजी में मैं अपने स्टॉक्स थोड़े थोड़े बेचते जाता हूँ ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा फंड निकलता रहे। मतलब अगर एक रैली आ रही है और लेट से 10 लाख रुपए लगा हुआ है, 10 का 12 हो गया उस रैली में, रादर देन पुटिंग इन मोर मनी एंड एंजॉइंग द राइड कि मैं और कैपिटल डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि बुलिश में मैं और खा लूँ, यू डोंट डू दैट, यू एक्चुअली सेल इट, बेच देते हो ताकि जब फॉल आएगा एक कम प्राइस के लिए मैं तैयार रहूं और उस पैसे को मैं तब डिप्लॉय करूं, क्योंकि गिरना तो है ही, सस्टेन तो कर ही नहीं सकता है, बिकॉज योर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट
और ट्रेडिंग जनरली कितना रहता है? अगर ये शॉर्ट टर्म का आंसर है तब तो मुझे समझ में नहीं आया है स्ट्रेटेजी, अगर ये लॉन्ग टर्म का है देन प्रॉब्ली इट मेक सेंस। सर ये पोजिशनल स्टॉक्स जो रहते हैं सर, हाँ। पोजीशन है, कोई स्टॉक पोजीशन ली हुई है, 1 महीना पुरानी पोजीशन ली हुई है, हाँ अब वो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, हाँ तो सर उससे निकलना भी जरूरी है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सर कोई स्टॉक है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जितना ओवर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, वैसे अच्छा। मार्केट भाग रहा है, मार्केट 5% भाग रहा है, वो स्टॉक 30% भाग चुका है। सर धंधे में तो कुछ चेंज नहीं आया ना सर, बिजनेस तो वैसे ही है ना, कि कंपनी के प्रॉफिट थोड़े 30% बढ़ गए 2 महीनों के अंदर। करेक्ट। तो सर मैं ऐसे स्टॉक्स को ना सेल करता हूँ कि मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। और सर ओवर प्राइस की मैं आपको डेफिनेशन में बताता हूँ सर। अभी एक कंपनी को अपन एनालिसिस करते हैं सर, ट्रेंड करके सर एक कंपनी है टाटा की। अच्छा ट्रेंड्स, हाँ हाँ सर उस कंपनी को सर वो कंपनी लगभग सर 10x हो गई है कुछ ही सालों के अंदर, 2-3 साल के अंदर। उसका प्रॉफिट भी सर, लेकिन वो सर 10x हो गई ठीक है, लेकिन सर उस कंपनी का प्रॉफिट भी सर 7 to 8x हो चुके हैं। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखोगे ना तो सर वो काफी हद तक मल्टीप्लाई हो चुके हैं, और प्रॉफिट्स भी। तो वो फिर भी एक प्रकार से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी का पहले जो बिजनेस था आज भी बिजनेस 10 टाइम्स हो चुका है। पर सर ऐसे जो स्टॉक्स है जिनका बिजनेस ही नहीं बढ़ा और वो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर को ब्लू स्काई जोन पे जा रहे हैं, तो सर उसमें मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं यार मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता हूँ। वहाँ से सर मैं पैसा निकालता हूँ, क्योंकि सर मुझे लगता है जो मैंने पैसा बनाया है अभी तक के 5 सालों में, मुझे बस ये डर लगता है कि मैं उन पैसों को धीरे धीरे बढ़ाते रहूँ, धीरे धीरे पैसे वाला बनता हूँ। एक साथ भिखारी नहीं बनना चाहता, लेकिन एक साथ में बड़ा अमाउंट जो मैंने कमा के रखा है मैं उसको खोना नहीं चाहता। शुभम, एक साल का 25% वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल, बट अगर कैपिटल बड़ा नहीं करेंगे, एक ट्रेडर के नज़र से सोचें, अगर साथ साथ कैपिटल बड़ा नहीं कर रहे तो फिर इससे क्या एक एक्टिव अर्निंग बनाई जा सकती है? नहीं सर, नहीं बन सकती सर। अगर छोटे कैपिटल से तो कभी नहीं बन सकती सर। सर काफ़ी समय लगेगा सर। मैं अगर मुझसे यूजुअली पूछेगा ना कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं सर उसे क्लियरली मना कर दूंगा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे उसी में ही फोकस करना चाहिए। अगर वो कुछ जिंदगी में ऑलरेडी कर रहा है तो हाँ, तो सर उसको पैसिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, SIP के द्वारा या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। वो जो पैसा कमाए उसमें से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर ले, वो बेटर है। बाकी वो सब काम छोड़ के बोलेगा मुझे ट्रेडिंग ही करना है और इसी को फुल टाइम ट्रेडिंग करके कुछ बनना है, तो सर मुझे लगता है कि शेयर बाजार से पैसा कमाना आसानी से पैसे कमाने का सबसे कठिन रास्ता ही है। ये तो बहुत सुना है सर 10 लाख सर कोई लेके आता है सर, 10 लाख कोई मेरे लिए बड़ी कैपिटल नहीं है। मैं समझता हूँ 10 लाख में अगर कोई बंदा 3% भी कमा ले या 2% कमा ले, सर 20,000 30,000 रुपये होगा सर। और सर मार्केट हमेशा थोड़ी सर 2% हर महीने देते रहेगा, कभी लेके भी तो जाएगा। तो सर 10 लाख 5 लाख कोई बड़ी कैपिटल नहीं है। तो इसलिए अगर बिजनेस की बंदा कर रहा है तो उसको वही करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिंग में आना ही नहीं चाहिए, ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। एक सवाल रह गया बीच में कि पिछले 3 साल में व्हाट हैज बीन योर प्रॉफिट परसेंटेज? सर इन टर्म्स ऑफ एनुअल पर ईयर परसेंटेज सर अप्रोक्सीमेटली 25 to 30%। ये क्या ग्रेजुअली बढ़ा है या ये कंसिस्टेंटली इतनी रेंज में ही रहा है? सर स्टार्टिंग में बढ़ा था, लेकिन सर अभी 2 सालों से कंसिस्टेंटली सर उसी रेंज के आसपास है। 5% भले सर कम हुआ होगा और बढ़ा नहीं है अभी 2 सालों से, फिर कैपिटल बढ़ गई है ना सर। कितने परसेंटेज बढ़ गई कैपिटल? सर 2020 से सर अभी तक तो सर 10 टाइम्स बढ़ चुकी है सर। ओ वाओ। सर बीच में कैपिटल 20 टाइम्स थी मेरी, बढ़ चुकी थी सर, लेकिन मुझे लगा कि एक ही असेट क्लास में इतना पैसा सही नहीं लगा ना, तो सर मैंने वहाँ से फिर फंड्स खाली किए, प्रॉफिट बुक किया, और वहाँ से सर फिर मैंने प्रॉपर्टी परचेज करना शुरू किया कि रियल एस्टेट में ही मेरा कुछ पैसा लगा रहा है। ये पैसा लाए कहाँ से? सर PPF से। सर PPF में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ओके। और FDs में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। नहीं, घर का पापा का 20 टाइम्स। अच्छा, फादर साहब का। यस सर, फादर साहब, पापा से ही लिया हुआ है सर पूरा पैसा। तो मतलब कि एक पॉइंट इन टाइम पे उनको इतना ट्रस्ट आ गया अपने बेटे पे कि अपनी जिंदगी की सारी सेविंग उन्होंने दे दी कि ले बेटा और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा दे। तो ही ट्रस्टेड यू 100%। सर मेरे मॉम डैड ने जितना ट्रस्ट किया है सर, मैं उनको भगवान मानता हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास किया है। मतलब पूजा करनी चाहिए। यू शुड वर्शिप योर पेरेंट्स एवरी डे। नहीं सर, मैंने लेकिन पूरा फंड नहीं लगाया सर, मैंने सर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाया, एक ही साल में नहीं बढ़ाया। वो अलग बात है, मैं सिर्फ पेरेंट्स की नजर से बात कर रहा हूँ कि सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि सबके बच्चे अच्छे करें लाइफ में, सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते। बट इन योर केस आई एम सेइंग कि दे ट्रस्टेड कंप्लीटली ऑन यू। ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि तुम्हारा जर्नी रहा है पिछले 3-4 साल में, उससे पहले प्लस एंड माइनस का, तो उन्होंने देखा है कि बच्चा सीख भी रहा है साथ साथ। बट 100% अपनी सारी जिंदगी की सेविंग वाला कोई एग्जांपल मेरे पास नहीं है, जितने भी हमने एटलीस्ट पॉडकास्ट किए हैं। फैमिली सपोर्टिव रही है लेकिन इस तरह से तो नहीं देखा।
तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स फॉर सर श्योर। मेरे मॉम डैड ने सर इतना सपोर्ट किया है, और मतलब उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं सर इस मार्केट में सस्टेन कर पाया। क्योंकि सर बाजार की जर्नी हमेशा ऐसे नहीं रहती कि बाजार ऊपर ही जाएगा। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि बाजार में मेरा बहुत बड़ा फंड लगा हुआ था, लेकिन सर वो फंड में लगभग 20% का फॉल आया था, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स में। तो सर मैं बहुत घबरा गया था कि मैंने पापा मम्मी से शेयर किया कि यार स्टॉक्स, बीच में सर लगभग 2 साल पुरानी बात हो गई सर, मार्केट बहुत उस टाइम गिरा था नीचे। तो सर मैंने पापा से शेयर किया था कि पापा अब मार्केट में ना वो समय आ गया है कि अपने को और पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको डरने की जरूरत नहीं है इस समय में। क्योंकि इस समय में अगर अपन डरेंगे ना तो हमारे जो अच्छे रेट के स्टॉक्स है वो यहाँ से चले जाएंगे, और सैने लोग जो रहेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो लेके जाएंगे। हमको सर पापा हमको और फंड्स दीजिए, मुझे इन्वेस्ट करना है और नीचे के रेटों में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ऐड करना है, ताकि मार्केट 2 महीने के बाद 3 महीने बाद जब चले तो मुझे जल्दी रिकवरी मिले। तो पापा ने मुझे उस टाइम पर और फंड्स दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। और सर फिर मैंने फंड्स और पाए, छोटे छोटे स्टॉक्स लेके और एवरेज किए, और सर फिर मेरे ख्याल से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर सर मैं प्रॉफिटेबल हो गया, मेरा 20% रिकवर हो गया सर। शुभम के केस में उनके पेरेंट्स ने पूरा वैलिडेट किया, देखा, चेक किया, हिस्ट्री है, जर्नी है, उसके बाद ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड हुआ। पहले मम्मी ने विश्वास किया, पापा भी विश्वास करने लग गए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी ट्रेडर्स देख रहे हैं अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाएं और कहें कि देखो शुभम के पापा ने दिया, आप भी दो। अगर ट्रेडर पे विश्वास है तभी पेरेंट्स को पैसा देना चाहिए, ऐसे ही बच्चों के हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए। दिस इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, डोंट ट्राई दिस एट होम। मेरे रिलेटिव्स या बाकी लोग भी बोलते थे सर यार तो सर अभी स्टॉक मार्केट एक ऐसा हो गया कि हर किसी को पता है स्टॉक मार्केट क्या है। लेकिन सर 2015 और 17 में सर ऐसा नहीं था सर। स्टॉक मार्केट लोगों को जुआ लगता था कि स्टॉक मार्केट पूरा गैम्बलिंग है और कुछ नहीं है। करेक्ट। लेकिन अभी सर इन्वेस्टमेंट, और अभी सर समय ऐसा हो चुका है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो लोग बोलते हैं कि यार तो स्टॉक मार्केट्स में नहीं है तो इक्विटी में नहीं है। ये समय पूरा उल्टा हो चुका है सर। अभी अवेयरनेस सर बहुत बढ़ चुकी है। करेक्ट सर लेकिन मैंने कभी भी सर मार्केट में गैम्बल नहीं किया। मैंने कभी भी नेकेड कॉल, नेकेड पुट, बैंक निफ्टी सर ये सब मैंने कभी सीखा ही नहीं और मैंने किया ही नहीं कभी जीवन में। मैं हमेशा स्टॉक्स में ही काम करता था और आज भी सर मैं स्टॉक्स में ही काम करता। एक बार भी नहीं, मतलब कुछ ट्रेड 5-10 हज़ार रुपए का नुकसान, कुछ ऐसा केस जिसमें किया हो ये सब कि देखते हैं क्या होता है, तब भी नहीं किया? सर ऐसा 1-2 बार से गलती हो चुकी थी, मैंने किया होगा। बाकी सर वो मतलब मेरे अगर पूरे ट्रेडिंग करियर का दिखाया तो सर 1% ही होगा सिर्फ। अच्छा। क्योंकि सर मुझे एक चीज़ होती थी, अगर मैं नेकेड कॉल बेच दूँ और मेरे पास स्टॉक देने के लिए नहीं है तो सर वो तो मेरा बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना। मैं कॉल बेच करके छोटा सा प्रीमियम ले रहा हूँ और मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा पूरा अपोजिट जा रहा है। सर ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, 1-2 बार मेरी गलती हो चुकी है सर। वो नुकसान करके गलती समझ में आई, पर वो बड़ा नुकसान नहीं था, छोटा नुकसान था, वो मैं समझ गया। और फिर मैंने बाद में पढ़ाई भी की इस बारे में कि अगर यार मैं मार्केट से 100 रुपये कमा रहा हूँ पर ऊपर मुझे मार्केट को देने कितने मुझे पता ही नहीं, तो मैं ऐसा काम करूँ कि मैं कोई कॉल सेल कर रहा हूँ, 10 रुपये मुझे मिल गए, कल को हो सकता है वो कॉल का प्रीमियम 100 रुपये हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? स्टॉक तो मेरे पास देने के लिए है नहीं ना। स्टॉक्स अगर है देने के लिए तो फिर डरने के क्या बात है? ठीक है, नुकसान तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो सर मैंने फिर इसलिए कभी वो सब काम किया ही नहीं। हाँ सर मैंने ये गलती जरूर की है कि सर मैंने ओवर ट्रेडिंग में पुट ज़्यादा सेल कर दी है। तो उसमें क्या हो सर, जैसे मैंने 10 पुट सेल कर दे, अब सर मार्केट गिर गया, अब 8 पुट इन द मनी हो गई। तो मैंने उनमें से क्या किया सर, 3 पुट की डिलीवरी ले लिया, पैसे देकर के मार्केट को स्टॉक्स ले लिया, जो पुट इन द मनी हो गई। और बाकी जो पुटें थी उनमें लॉस हो रहा था, मैंने लॉस बुक कर लिया। और जो स्टॉक्स नीचे आए थे, पुट इन द मनी हो रही है, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, खरीद लिए। तो सर फिर उन स्टॉक्स को मैं 20% सिर्फ कैश में लेता था, पूरी उसका लॉट नहीं बनाता था कि भाई इन स्टॉक्स में मैं 20% की होल्डिंग्स रखूँगा। मतलब एक लॉट का 20% लेता था कि ताकि अगर कल को और वो नीचे आए तो मैं उनको एवरेज कर सकूँ, और जब वो चलना शुरू हो तो मेरे को प्रॉफिट दिखे जाए। जो पुट में लॉस हुआ ना सेल करके, वो जब स्टॉक्स चलेंगे तो मुझे लॉस खबरदार आके देंगे। तो मैं ऐसे काम करता था। मेरे को थोड़ा रिआइट्रेट करने दो ये वाला पॉइंट। ये पुट में अगर लॉस में बुकिंग हो रही है तो अगर 8 पोजीशंस हैं उसमें से 3 को बेच दिया, 5 में लॉस बुक कर लिया, जल्दी से जितना है ले लो। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं 10 पुट मैंने सेल किया मार्केट, हाँ। अलग अलग कंपनी से। अब सर 7 मार्केट गिर गया, 7-8 पुट इन द मनी हो गई। ठीक है। तो सर उसमें क्या होगा सर, मैं 3-4 पुट जो रहेगी ना उनकी मैं डिलीवरी देकर के ले लूंगा। हाँ, बाकी 4-5 पुट में लॉस बुक कर लिया। वो 5 कंपनी में मैंने लॉस बुक किया, तो उन कंपनी का लॉट साइज समझ जाओ किसी स्टॉक का अगर 1000 का है तो मैं उसके कैश में मार्केट को 200 शेयर के पैसे देकर के ले लूंगा, वही 5 कंपनीज में, ताकि वो कभी भी रिकवरी हो बाजार में। और यार बाजार वहां से नीचे भी आता है तो मैं कम से कम लॉट साइज में ना फंसूं, मेरे पास में लॉट बनाने के लिए नीचे जगह खाली रहे। करेक्ट। पूरे पैसे अगर मैं लॉट को ले लूंगा और बाजार नीचे आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं सिर्फ 20% उस पर स्टेक लेता था, पुट में लॉस हो गया, 20% स्टॉक आ गया मेरे हाथ में, लॉट किए, 1000 की जगह 200 शेयर आ गए। कल को बाजार अगर वापस रिकवरी देना शुरू हो रहा है
तो मैंने जो पुट पे लॉस किया था उस टाइम पर, तो वो इसी स्टॉक, ये स्टॉक्स मुझे कवर करा के देंगे, Fair, 200 fair. शेयर मुझे कवर करा के दे देंगे वो लोग। फिर तो उसके लिए तो स्टॉक्स का फंडामेंटली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, और ये चलो उस हिसाब से तो स्ट्रांग होते ही हैं। सर मैं सर इसके पहले अभी सर 2-3 साल में मैं मिड कैप में काम कर रहा हूँ, 2 साल से। सर इसके पहले मैं मिड कैप में ज़्यादा काम करता ही नहीं था, मैं मोस्टली सर लार्ज कैप में ही काम करता था, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही काम करता। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड भी उस हिसाब से रहता है कि उतना को पैसा कमाएंगे उतना को रिस्क लेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा पंगे नहीं हाँ। ले ले। स्मॉल कैप में कभी कुछ ऐसा नहीं, नहीं सर, नहीं प्रॉपर सर। पैसा कमाने के चक्कर में कभी नहीं फंसे ना? सर 1-2 बार सर कभी क्या हुआ है सर, मेरी ओवर पोजीशन अगर हो जाती है ना हाँ। किसी स्टॉक में, कि ये कंपनी छोटी है और मेरा पैसा ज़्यादा लग गया है, तो सर कभी भी अगर थोड़ी भी तेजी आती है ना सर, उस स्टॉक से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ छोटा छोटा लॉस लेकर के, कि मेरी गलती हो चुकी है, अब मैं इस स्टॉक से निकलना चाहता हूँ, मेरी ओवर पोजीशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल सर 10 लाख का पोर्टफोलियो मेरे पास में, एक कंपनी में 5% लगाना है ताकि मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, डाइवर्सिफाइड रहे और ओवर पोजीशन ना हो। पर मैंने गलती कर लिया है, लालच के चक्कर में किसी स्टॉक में मैंने अपना 15 से 20% इन्वेस्ट कर दिया, यानी 10 लाख में मैंने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए किसी एक स्टॉक में, और वो कंपनी सर छोटी है और हाई बीटा स्टॉक है, वो 5% भागता है, 10% नीचे गिरता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर मैं उस कंपनी में जल्दी से अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लूँगा और अगले दिन से सर फिर मैं उसमें थोड़ा थोड़ा लॉस लेकर के बुक करते जाऊँगा, यानी क्वांटिटी कम करते जाऊँगा सर लॉस लेकर थोड़ा थोड़ा, और सर वो छोटे छोटे लॉस जो लूँगा मैं, वो मेरे कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो बाकी स्टॉक्स में हो रहे हैं वो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं जाएगी। ये जो स्ट्रेटजी है पुट के साथ स्टॉक्स की और लॉट के चक्कर में नहीं फंसने की और कम क्वांटिटी में करने की, एंड देन एवरेज अप एंड प्रॉफिट बुकिंग करने की, तो ये स्ट्रेटजी बन गई या बनाई गई है? सर ये फंड्स के चक्कर में बनाई गई सर, अगर फंड्स रहते तो मैं सर वो स्टॉक्स को छोड़ता नहीं, मैं पूरी इंदम वाले सब पुटों की डिलीवरी लेता अगर फंड्स रहे मेरे पास तो, क्योंकि मुझे पता है जिन स्टॉक्स को मैंने पुट सेल किए वो कुछ सोच समझ के सेल किए और स्टॉक मुझे उस रेट पर चलते हैं। आज सर HDFC बैंक जो रेट पर चल रहा है मैं उस स्टॉक पर डिलीवरी लेने को तैयार हूँ, अभी भी मुझे डर नहीं। और सर फंड्स नहीं है मुझे मेरे पास, और मुझे लग रहा है कल को बाजार और नीचे जा सकता है, तो फिर वो मैं सोचता हूँ कि जाने दो, थोड़ा कम क्वांटिटी में माल ले लेते हैं अभी, बाद में बाजार और कल को नीचे आता है तो मुझे फंड्स और लगेंगे, तो फंड्स कहाँ से ना होगा सर, पूरा खेल आखिर फंड्स का ही है सर। क्योंकि मेरे कहने सर मुझे मेरा 5 लाख रुपए जिस कंपनी में लगा है और उस कंपनी की मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ है, तो सर वो मेरा 5 लाख डुबाने के लिए 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल थोड़ी जीरो करेगी सर। तो जिस हिसाब से ये स्ट्रेटजी है बेसिकली एक तरह से रिस्क मिटिगेट करने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें फायर फाइटिंग मोड में अपने आप को बचाना कैसे है, नुकसान कम हो अगर होगा भी तो, और पोटेंशियली प्रॉफिट हो जाए अगर स्टॉक अच्छा है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी अभी भी यूज़ कर रहे हो? आई एम अज्यूमिंग ये नॉर्मली तौर पे चलती है। हाँ सर, अच्छा। 100%। तो खैर थोड़ा वापस आते हैं स्टोरी पे। तो 3:30 बजे जब मार्केट से फ्री हो जाते हो, पहले तो मुझे दिनचर्या बताओ थोड़ी, लाइक सुबह कितने बजे उठते हो और कितने बजे ट्रेड पे बैठ जाते हो? सर मैं सर तकरीबन सर 8 बजे उठता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे अप्रोक्सीमेटली उठता हूँ सर। अपना मैं रेडी हो जाता हूँ, पानी हाँ। वगैरह पी के रेडी हो जाता हूँ और मैं अपने लैपटॉप और अपने फ़ोन में अच्छा। बैठ जाता हूँ। और सर स्टॉक्स मैं सर एक्चुअली ना पहले मार्केट देख लिया रहता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे खुल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है सर, मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ। जो मेरे स्टॉक्स सेलेक्ट किए हुए हैं अलग अलग अच्छा। सेक्टर्स, ये स्टॉक्स पहले से ही नीचे है, बहुत रेट में बहुत नीचे है, मेरे टारगेट लिस्ट पर है अभी भी सर। मेरे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ना टारगेट लिस्ट पर है, मैं उनको लेना चाहता हूँ, पर जब वो गिरेंगे तब मैं लूँगा। क्योंकि मार्केट अभी सर पहले सर अभी रिसेंटली 3 महीने से आप देखोगे तो मार्केट सर बाय ऑन डिप्स, मार्केट भागते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन सर अभी मुझे लगता है कि मार्केट सेल ऑन राइज हो रहा है। ये मेरा परसेप्शन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। थोड़ा मतलब बताओ इसका। यस, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली सर। मुझे मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी रिसेंटली बहुत तगड़ी रैली आई है। अगर आप निफ्टी का रिटर्न चेक करेंगे तो सर निफ्टी का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और स्टॉक्स का रिटर्न तो सर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यानी मार्केट में स्टॉक्स अभी रिसेंटली 6 महीने में 1 साल में 2 आराम से टाइम्स कुछ है, डबल ट्रिपल हो गया है सब। ऐसे भी स्टॉक्स सर 5 टाइम्स हो चुके हैं। मिड कैप मैं ट्रैक करता हूँ मिड कैप या मे बी स्मॉल कैप। स्टॉक्स। लार्ज कैप में सर 2 टाइम्स तो स्टॉक्स मोस्टली सर निफ्टी 50 को हो ही चुके हैं। आप जो कंपनी बोलोगे लगभग लोग हो चुके हैं सर, 5-10 कंपनियों को छोड़ के। अल्ट्राटेक देख लीजिए लगभग डबल हो सर। अल्ट्राटेक का आप कह रहे हो कि 100% हो गया है। CDSL अच्छा बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, फोर्टिस अच्छा बढ़ा है, CDSL कुछ स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स तो बड़ा ही है। अगेन रिकमेंडेशंस नहीं है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट कमेंट्री है ये और कुछ नहीं। देन सर फिर मुझे लगता है सर मार्केट अभी सेल ऑन राइज हो रहा है और मार्केट ऑलरेडी बहुत ओवरबॉट जोन में चल रहा है मुझे लगता है, स्टॉक्स पर्टिकुलरली।
निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा। तो सर फिर मैं उन स्टॉक्स में ना सर बाइंग नहीं करता, मैं उनमें फंड रिलीज करते जाता हूँ। और मुझे लगता है कि बाजार से भी पैसा निकालने का समय है कि बाजार ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। मैं सर उस टाइम पर ग्रीड में नहीं आता कि बाजार और भागते ही जाएगा। मुझे लगता है कि बाजार बहुत भाग चुका है, बहुत चल चुका है स्टॉक्स, तो मैं सर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके 25 to 30% कैश में रखता हूँ ऐसा। भले मेरे को उसका ब्याज न मिले, कुछ न मिले, ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहे, और मैं पैसे कैश पर बैठता हूँ उस टाइम कि ताकि स्टॉक्स अगर करेक्ट होते हैं फिर मेरे रेट से अगर कम से कम 30% नीचे आते हैं तो वही मैं ऐड करना शुरू करूँगा। अभी मैं ऐड नहीं करूँगा। मतलब जो मैंने पैसे कमाए पिछले 6 महीने में या 1 साल में वो बहुत है। अब मुझे और पैसा नहीं कमाना भले, पर मुझे गंवाना नहीं है। बस पूरा फंड में इन्वेस्ट कर दूँ और बाजार फिर नीचे आना शुरू हो तो मैंने जो कमा के रखे है वो खत्म होते जाएंगे ना। क्या मतलब ऐसा काम करके, और फिर फंड्स कहाँ से लाऊंगा, फिर और दिक्कत जाएगी फंड्स ऐड करने में। तो इसलिए मैं सर क्या करता हूँ, फिर वो वहाँ से पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, यहाँ वहाँ गोल्ड में, कहीं और। आगे पैसा सेफ है, बाजार नीचे आएगा तो ऐड करने के लिए पैसे तो होगा ना सर। पोर्टफोलियो बड़ा है सर, डर डर तो लगता लगना है। भी चाहिए, जब बड़ा पैसा हो जाता है तो डर आ ही जाता है। पर मैं सोच रहा हूँ कि कई बार ना बड़ी सिंपल सी बातें बड़ी ही टेक्निकल लगने लग जाती हैं, क्योंकि उसको कोई यूज नहीं करता है। मतलब कि मार्केट ओवरहीट हो गई, गर्म हो चुका है, हाई पॉइंट पे पहुंच चुका है, रेजिस्टेंस टच हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। योर सिंपल आइडिया इज बेच दो, बेच दो, बेच दो, ऊपर जाएगा देखेंगे। मेरे ख्याल से सारी कंप्लीट एग्जिट नहीं करते होगे, शायद एक मेजर चंक एग्जिट कर देते होगे, छोटा मोटा रखते होगे, कुछ परसेंटेज कर दिया, एंड देन इंतजार किया, या उसी पैसे को कहीं और लगा दिया कि पार्क कर दिया पैसा, जब चाहिए होगा शायद। तुम अज्यूमिंग कि उतना को पैसा लिक्विड एसेट में लगाते होगे, ऐसे कोई फिक्स प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट में नहीं लगाते होगे। तो वो पैसा इंतज़ार करते हो कि अभी दोबारा गिरेगा, मार्केट ठंडी होएगी, करेक्शन आएगी, फिर उसी स्टॉक में लगा दूंगा या किसी और में लगा दूंगा, मेरा प्रॉफिट तो बनाऊँ। मैं पोजिशनल ट्रेडर का ये एक बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ को लेके। सर यही सर पीछे भी सर मैं 4 साल से 5 साल से एक्टिव काम कर रहा हूँ, तो सर मैंने बड़े बड़े फॉल्स देखे सर स्टॉक्स में। एक दिन में 12% के सर मैंने फॉल्स देखे कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनी में सर, लार्ज कैप कंपनी में मैंने 10% और 15% के फॉल एक दिन में देखे। तो सर उस टाइम पर मैंने गलतियाँ की हूँ कि भाई मैंने इतना बड़ा एक लॉट में मेरे पास, वो लॉट में 10% गिर गया सर, तो उसमें बहुत बड़ा लॉस आ गया। तो इसलिए मैं कभी भी पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता ही था, फंड हमेशा खाली रहे, कि ताकि कभी बड़ा करेक्शन आता है तो मैं, माइनर करेक्शन आया, मेजर करेक्शन आ गया तो फिर मैं उसके लिए फंड्स रखूँ मार्केट में। मैं मार्केट में कैश पे 30 to 40% कैश पे रहूँगा। और मुझे सर स्टॉक्स थोड़ा महंगे लगने लग जाते हैं सर, मेरे एक्चुअली रेट देखे हुए हैं ना मार्केट में स्टॉक्स के, तो मुझे पता पड़ जाता है कि अभी स्टॉक महंगा हो चुका है, मैं तो काम नहीं करूँगा, भले वो यहाँ से 10 गुना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं डरता हूँ सर, भागा हुआ शेयर में मैं ले नहीं पाता। मुझे लगता है वो नीचे, लोग डरते, जब नीचे गिरता है ना शेयर लोग डरते हैं, और तब मैं लेने आ जाता। सर रिलायंस ऐसे 30% गिरेगा तो सर मैं बहुत बड़ा अमाउंट लगा दूँगा, लेकिन रिलायंस ऐसे 30% भाग जाएगा ना सर, डर जाऊँगा मैं कि अब बस प्रॉफिट बुक कर लेना, मैंने जाने दो, जब मौका मिलेगा नीचे आने का तब भी लूँगा, क्योंकि सर इस बाजार में मौके मिलते ही है। स्टॉक्स नीचे आएंगे फिर वापस ऊपर चलेंगे, ये समय है, पूरा टाइम फ्रेम का खेल है। भले आज नहीं 3 महीने के बाद आएंगे, तब लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा मुझे काट थोड़ी रहा है, पड़ा है ना। मतलब कि पॉजिटिव ट्रेडर होते हुए ज़्यादा भूख नहीं है, सेंसिबल तरीके से ट्रेडिंग करना है, सीरियसली करना है, और एक एक्टिव इनकम भी कमानी है ऑन रेगुलर बेसिस, मोर और लेस। सर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ असीम सर, जब मैं मार्केट में, जब 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया एक्टिव ट्रेडिंग करना, तो सर मैंने 5-10 लाख से शुरू किया। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के इसी काम में लग जाऊँगा। वो तो मुझे 2-3 साल के बाद पता पड़ा ना कि ये काम अब मुझे इतना प्रॉफिट दे रहा है कि मेरा जो पुराना काम है उससे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। तो फिर वो समय पता था कि आप इस काम में कितना आगे जाएंगे। अपना सब काम बंद करके सिर्फ ट्रेडिंग में घुस जाए तो ये मेरे हिसाब से सेंसिबल बात नहीं है। समय आपको बताएगा कि इस काम में आप कितने प्रॉफिटेबल हैं और आपकी स्ट्रेटेजीज कितना काम करती है और आपका मनी मैनेजमेंट क्या है। तो अब सर मेरा मतलब जो मेरी एनुअल इनकम होती है उसमें काफ़ी हद तक ये स्टॉक मार्केट का आता है, और वो सर मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही आज काफ़ी सारे काम होते हैं। चलो अपन सुबह 9, 9:15 बजे हाथ मुंह धो के पानी पी के बैठ गए थे मार्केट के सामने, वॉच लिस्ट बना रखी थी, स्टॉक एंटर कर गए थे, थोड़ा बहुत पोजीशन बना ली थी। अब 3:30 बजे तक लगातार बैठे रहते हो। सर बीच में सर अगर मेरा टारगेट, अगर सर मेरा जो प्रॉफिट है अगर वो मुझे मिल जाता है ना सर, तो मैं निकल जाता हूँ। मेरे फ्रेंड है उनके साथ में मैं निकल जाता हूँ कोई आजू बाजू की विलेज घूमने के लिए, काम बंद करके। क्योंकि सर ऐसा हो चुका है पास्ट में बहुत बार कि सर मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल मुझे एक दिन में इतना प्रॉफिट बाजार से आज मिल रहा है और मुझे टारगेट सेट किया हुआ है, सर उतना प्रॉफिट मुझे मिल गया और मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ और ज़बरदस्ती मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में कि मुझे और पैसा कमाना है, फॉर एग्जाम्पल। तो सर इसमें गलती एक होती है सर कि मार्केट में सर इतना टैक्स
चार्जेस इतने लग जाते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो सर जो प्रॉफिट कमाया वो भी चले जाता है। और गलती की वजह से सर अपन ये होता ही है सर, कोई कुछ भी बोल ले, मैं तो मानता हूँ कि सर एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन ट्रेडर बहुत मुश्किल है बनना। मार्केट में लालच आती है, इंसान गलत काम करता है और जो प्रॉफिट कमाया वो भी गवा देता है। तो इसलिए सर फिर मैं निकल जाता हूँ, नहीं करता हूँ फिर मैं काम ज़्यादा। क्या टारगेट क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक? परसेंटेज लेवल पे सोचते हो, पैसे के लेवल पे सोचते हो, टाइम के लेवल पे सोचते हो? सर मैं पैसे के लिए Okay. कितना पैसा बन गया तो बस काट दो, बंद कर दो, निकल लो। सर फिर मैं ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि सर पास्ट में ऐसी गलती हो चुकी है ना, नहीं लेते हुए स्टॉक लेते हुए, मतलब पता भी है कि स्टॉक नहीं लेना है, पर एक्साइटमेंट, ग्रीड कि आज चलो और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और इंसान गलती करता है, प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में टर्न हो जाता है। तो इसलिए मैं वो काम ही नहीं करता। मैं बाजार में पैसा कमाने आया हूँ, और मुझे जब बाजार ने उतना पैसा दे दिया तो फिर मैं बाजार से और क्यों उम्मीद करूँ कि मेरे को और चाहिए। और मुझे सेटअप लग रहा है कि भाई मेरे खिलाफ जा रहा है, भाई ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और नीचे आ सकते हैं, चांसेस है आने, तो मैं क्यों करूँ काम। मैं मार्केट वॉच करता हूँ, फिर काम नहीं करता, और या फिर मैं घर से निकल जाता हूँ, शॉप चले जाऊँगा या कहीं और बिजी हो जाऊँगा। कंटिन्यू मार्केट वॉच करते करते स्क्रीन दिखाते रहेंगे, अट्रैक्टिव सौदे दिखाएगी स्क्रीन कि अब ये स्टॉक नीचे आया, ले लो, लेकिन वो आपको फंसाएगी स्क्रीन। इसके लिए मत करो काम, गलती ही हो गई। अच्छा कभी ऐसा, प्रॉफिट मिल गया ना, कमाए ना आपको। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि 9:15 बैठे, 9:30 पौने 10 बजे बन गया प्रॉफिट जितना बनना था आज का, और बंद? सर मोस्टली ऐसा होता है सर मोस्टली ऐसा होता है। अच्छा, मोस्टली यही होता है। सर मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ सर। सबसे अच्छा जो टाइमिंग है ना सर, वो 9:15 मेरे लिए 9:15 से 10:30 तक की और 11 तक की है सर। उस टाइम पर स्टार्टिंग में सर जो मार्केट में सर मोमेंटम आता है ना, ऊपर का या नीचे का, सर वो बहुत अच्छा है सर। अगर आपका डिसीजन अच्छा है ना, तो सर उस टाइम पर ही आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, जो आपको टारगेट प्रॉफिट आपको उस टाइम पर ही मिल जाएगा। उसके बाद 11 से लेकर के जो अपना सेकंड हाफ शुरू होता है 1:30-2 बजे तक, उसके बीच में तो मार्केट मोस्टली साइडवेज ही चल रहा है सर। सेकंड हाफ में फिर आपको या नीचे या ऊपर के मूव बड़े दिखेंगे, या तो आपको स्टार्टिंग में दिख जाएंगे 9:15 के बाद, या आपको दिखेंगे सीधा 1:30-2 बजे के बाद। जो बीच का टाइम है सर, वो साइडवेज का ही रहता है मोस्टली मार्केट, इनडिसिसिव मार्केट रहता है मेरे लिए। मैं उस टाइम पर डिसीजन नहीं ले सकता। स्टार्टिंग में मार्केट में अच्छा मोमेंट मिल गया, आपको अच्छा प्रॉफिट बच गया, तो फिर आप और क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब मंदा होता है बीच में, उस टाइम के बीच में मतलब इतना पैसा बनने के चांसेस कम होते हैं। ओके, मेरे लिए सर ऐसे होता है, मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें ट्रेड बनाते नहीं, पोजीशन बनाते ही नहीं, 9:30, 10, 11 बजे ट्रेड बना, बंद किया, गेट ऑन योर विद योर लाइफ। सर पर मैं स्टॉक्स वॉच करता हूँ सर। अच्छा, ये छोड़ते मेरा दिन नहीं भर हो। का काम है सर। तभी तो मैं स्टॉक के watch प्राइस करता हूँ। याद है। सर मैं छोड़ता ही नहीं। आप मुझे और 50 स्टॉक्स के प्राइस पूछिए, मैं आपको रेट बताऊंगा। 50 बड़े स्टॉक सर 2,000 का स्टॉक होगा तो 50 रुपये नीचे बोल सकता हूँ। बाकी छोटे स्टॉक्स को आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा सर, 10-20 रुपये करे। सर क्या होता है सर, मैं मार्केट इसलिए वॉच करता हूँ कि कभी कभी इस दौरान कोई अच्छे स्टॉक्स अगर बहुत ज़्यादा नीचे के रेटों पर मिल जाए, तो सर फिर मैं उनमें थोड़ी पोजिशन बनाना शुरू करता हूँ। कोई स्टॉक सर 10% आज करेक्ट हो गया, मुझे वो स्टॉक मेरे लिस्ट में है कि मुझे बस इसको लेना है, तो सर मैं उसके 5 शेयर ले लूँगा। यानी बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड करता हूँ कि ताकि वो मेरे होल्डिंग्स में आ जाए और मैं उसको देखते रहूँ। होल्डिंग्स में नहीं रहेगा तो मैं भूल भी जाऊँ, तो मैं सर 1 शेयर 2 शेयर भी लेता हूँ। अच्छा, कि भाई मेरे होल्डिंग्स में आए तो मैं ध्यान तो दूँ उस स्टॉक पर, मुझे फर्क तो पड़े कम से कम। मेरे होल्डिंग्स में रहेगा तो मैं देखते रहूँगा कि ये स्टॉक नीचे आ गया है, इसमें मैंने 2 शेयर लिए, और नीचे आएगा तो मैं 2 से 4, 4 से 6 धीरे धीरे बढ़ाते रहूँगा। मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट करना है इस स्टॉक में, अपनी कैपिटल का 2% लगाना है या 5% लगाना है, तो मैं धीरे धीरे स्टेगर्ड में उसको बाय लिस्ट पर डाल दूंगा, 1 शेयर और 2 शेयर लेकर। वो जितना धीरे धीरे करेक्शन होता रहेगा मैं उसको एक्यूमुलेट करते रहूँ, क्योंकि मुझे उस कंपनी में वैसे भी होल्डिंग्स बनानी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बाय करते रहूँ और चार्ट्स पे देखते रहूँगा कि ये चार्ट से क्या मूवमेंट। तो ये तो अपने डिस्कस कर लिया कि चलो प्रॉफिट 1 घंटे में 1.5 घंटे में बुक होगा तो निकल लेंगे। मान लो भगवान ना करे, बट लेट से पहले 2 घंटों में एक तगड़ा नुकसान हो गया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो गया। ऐसे सिचुएशन में बाकी का दिन कैसे संभालते हो? सर ऐसा होता है, और ये ऑब्वियसली बात है सर, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होता रहे हर दिन। तो सर क्या होता है सर, कभी लॉस आना शुरू हुआ फॉर एग्जांपल, सर उस टाइम पर सर फिर ओवर ट्रेड नहीं करता ना, मैं फंड्स खाली रखता हूँ और मौके का इंतजार करता हूँ कि जो स्टॉक्स जो मैंने लिए हैं इनको छोड़ करके बाकी स्टॉक्स अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन पर मिल रहे हैं तो फिर मैं सर उन पर फोकस करता हूँ, उनमें ऐड करना शुरू करता हूँ। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक दिन में सर मेरी जो लिस्ट बनी हुई है स्टॉक्स की, मैं सर 20-20, 25-25 स्टॉक्स में काम करता हूँ सर, और उनके रेट मुझे याद है कि ये स्टॉक इस रेट पर आ रहे हैं ना, तो मुझे उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करना है। मेरे पास अभी चिट्ठी शायद होगी सर, मैं जब मार्केट बंद होता है ना तो मैं हिसाब लगाता हूँ कि मुझे एसटीटी कितना लगा और चार्जेस कितने लगे, और मुझे 10 स्टॉक्स में लॉस कितना हुआ, और बाकी जो स्टॉक्स मैंने 15 स्टॉक्स में दिन में काम किया उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो नेट में मैं कितना प्रॉफिट में। तो ये सर कहाँ लिखते हो? मैं मैनुअली लिखता हूँ। अच्छा, पेन पेपर के साथ है। इसमें किस तरह से फ़र्क करते हो
कि जितने पैसे का नुकसान हुआ है, मान लो 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, लेट्स से, और 10,000 का प्रॉफिट रोज लेके जाते हो, लेकिन आज 20,000 का नुकसान हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसी रिस्क मैनेजमेंट होगी नहीं, बट फिर भी अब इतना नुकसान हो गया है। अब अपने आप में फ़र्क कैसे करते हो कि बाकी का जो दिन है तुम 20,000 को रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, या सच में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो और इसको भूल चुके हो? तो सर फिर मैं देखता हूँ मुझे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें मुझे सच में लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो सर फिर मैं उनमें ट्रेड करता हूँ। बट किस माइंडसेट के साथ? हाँ सर, ऐसे बहुत सारे। सर मेरा माइंडसेट सर ये रहता है कि जो लॉस अभी फिलहाल हो रहा है, जो मैंने बुक नहीं किया है, जो अनरियलाइज लॉस है, मैं उसको रिकवर करूँ आज के आज। ये फैक्ट है सर। अच्छा, सिंस इक्विटी में हो, पोजिशनल हो, तो ऐसा एक्सपायरी वाला कोई प्रेशर नहीं होता कि एक्सपायरी है एंड ऑल दैट। तो इस केस में वो जो अगर डबल लॉस पे भी बैठे हो तो यू आर सेइंग कि बुक नहीं करोगे लॉस? नहीं सर, मैंने अगर किसी स्टॉक में काम किया है तो मैं सर किसी भी ऐसे स्टॉक में काम नहीं करता कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो या ओवरबॉट जोन के पास हो। मैं उन्हीं स्टॉक्स को चुनता हूँ जो मैं ले करके रख भी सकूँ कि कल को अगर भाई इनकी मेरे पास डिलीवरी है, स्टॉक्स पड़े हैं और नीचे के रेटों का माल पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आज गिर गए कल और गिरेंगे तो मैं इनमें और थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाय करता रहूँगा। मुझे कोई डरने नहीं पा रहा। सर कंपनी अच्छी है, कम रेट में मिल रही है, मार्केट लीडर है, तो मैं डरूँ क्यों? मैं इसको रखूँगा, मैं उसको लॉस नहीं बुक करूँगा। रहते रहते अगर मेरी बहुत ज़्यादा उसमें अगर पोजीशन ज़्यादा है, 10 लाख के कैपिटल में अगर मैं किसी स्टॉक में ऑलरेडी 3 लाख लगा चुका हूँ, तो वो सर उसमें फिर लॉस बुक करूँगा। बाकी अगर 50,000 लगाया तो मैं उसमें लॉस नहीं बुक करूँगा सर, उसको रख दूंगा मैं। तो अभी जो ये ट्रेडिंग करियर बन चुका है फुल टाइम और इक्विटी में भी ये हो गए कुछ महीने, तो आर यू फीलिंग कंफर्टेबल कि ईज पे आ गए हो, या यू आर स्टिल एट ए स्पॉट के अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो? सर मैं सर एफएनओ से सर बहुत ज़्यादा ईज में हूँ सर इक्विटी में, क्योंकि सर इक्विटी में क्या होता है सर कि मैं मल्टीपल स्टॉक्स में काम करता हूँ। उसमें मिड कैप्स भी है, स्मॉल कैप्स भी है, और सब अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। तो सर मैं फुली डाइवर्सिफाइड हो चुका हूँ, तो उसमें सर डर नहीं है। सर एफएनओ में जब मैं काम करता था तो सर क्या होता था कि बड़ी कैपिटल है तो सर 10 स्टॉक्स के 10 लॉट ही खत्म हो जाएंगे, या 5 लॉट 6 लॉट में आपका पूरा कैपिटल लग जाएगा। तो सर उसमें क्या होता था, वो गलती होती थी कि बड़ा फंड जो है वो सिर्फ 6 स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि कल वो 6 स्टॉक्स गिरते हैं तो सर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और अभी इक्विटी में सर सिर्फ मैं हूँ तो सर मेरे पास में 25 से 30 स्टॉक्स का पैकेट है पूरा। अच्छा, तो उस बास्केट में सर कभी कोई स्टॉक्स चलेंगे, कभी कोई स्टॉक्स नहीं चलेंगे, तो उसमें सर एटलीस्ट कम से कम प्रॉफिट बुक करके फंड्स खाली करने का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा सर। अगर मेरे पास सर 30 स्टॉक है अलग अलग सेक्टर्स के, कभी एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसके भी स्टॉक्स है, तो वो एटलीस्ट कल को मुझे डर लगता है मार्केट से तो मैं उनमें प्रॉफिट बुक करके फंड्स खाली भी कर सकता हूँ सर। ये एक ऑप्शन रहता है। हर समय सर जरूरी थोड़ी है कि कोई सेक्टर नहीं चले और कोई चले। कभी एफएमसीजी चलेगा, कभी बैंकिंग चलेगी, कभी अपना ये ऑटो इंडेक्स चलेगा, कभी कैपिटल गुड्स चलेंगे, कभी पीएसयू चलेंगे। अगर मान लो कि पूरे दिन में, या मैं और मुश्किल करता हूँ, 3 दिन हो जाएं लगातार और ना कोई पोजीशन बन नहीं रही है जिस हिसाब से द वे यू थिंक के पोजीशन में मैं एंटर करूँ, तो उस केस में कैसे अपने आप को बचाते हो उस ट्रेड में घुसने से जो कि तुम्हारे हिसाब से सेटअप में है भी नहीं? ऐसे कितनी बार हुआ है कि 3-4 दिन तक कोई ट्रेड नहीं ली? सर ट्रेड अगर नहीं है सर तो मैं फिर सर काम नहीं करता, सिर्फ मार्केट वॉच करता हूँ सर। फिर मैं नए स्टॉक्स नहीं लेता, जब तक स्टॉक्स मेरे रेट के आसपास के नहीं आएंगे तो मैं स्टॉक्स नहीं लूँगा सर। मैं काम ही नहीं करूँगा, सिर्फ मार्केट वॉच करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा भले सर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। ये स्टॉक्स में सर ऐसा नहीं है ना कि शेयर बाजार में आपको हर दिन प्रॉफिट इतना मिलता है। शेयर बाजार बल्क में प्रॉफिट देगा आपको 1 महीने में जो आपने 3 महीने में नहीं कमाए, पर अगर आप गलती करते हो तो आपसे 3 महीने का प्रॉफिट 1 दिन में भी ले जा सकता है अगर आप गलती करते हो तो भले मैं 3 दिन काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है सर? जब मेरा सेटअप आएगा तो मेरे को 3 दिन का प्रॉफिट वो 1 दिन में देखे जाएगा ना। अच्छा, या 1 महीने का प्रॉफिट मुझे 1 दिन में देखे जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सर मेरे से ऐसी भी गलती हुई है कि सर मेरे पूरे 1 महीने का प्रॉफिट 1 दिन में चले गया सर। इक्विटी में सर एक कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर, तो वो अप्रोक्सीमेटली सर 500 के आसपास चल रहा था, 10% अप था सर वो स्टॉक उस दिन पर जिस दिन मैंने बाय किया। ये मोमेंटम ट्रेडिंग है। मुझे स्टॉक्स में बहुत खतरनाक मोमेंट आ रहा है और मुझे एक छोटा सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है 1% का लॉस का, और मुझे लगता है ये स्टॉक 5 मिनट्स के कैंडल पर वो जो बेस बनाया उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलने के लिए तैयार है। तो सर मैंने उस स्टॉक में 1000 क्वान्टिटी बाय की सर, 1000 क्वान्टिटी पर, लेकिन सर वो गलती से मेरे से बाय करते करते 1000 की जगह सर 10,000 क्वान्टिटी बाय हो गई सर। तो सर वो इतनी बड़ी पेनल्टी पड़ी मेरे को कि स्टॉक 2-3% अगर वहाँ से नीचे आया
तो सर मैं इतना हड़बड़ा गया कि मेरा वो लॉस सर बहुत बड़ा। वाओ। फिर उस दिन मैंने काम ही नहीं किया और मैंने लगभग 1.5 का लॉस किया सर। मैनुअल गलती हो गई कोई, ऐसे कोई एनालिसिस वाली गलती नहीं थी? 1-0 सर एक्स्ट्रा टाइप हो गया। मैंने नया को बताई थी ये बात, और वो जब वो पीएनएल चेक करे थे तो रेड डॉट दिख रहा था इतना बड़ा कि इस दिन क्या हो गया, मतलब वो मेरे से गलती हो गई थी। 1000 की जगह 10,000 शेयर सेलेक्ट हो गए और बाय हो गए, मेरे से वो गलती हुई। बाद में मेरे से रिजल्ट रियलाइज़ हुई कि लॉस इतना बड़ा हो रहा है। तुरंत मैंने फिर खुदा काटा और हाथ जोड़ा भगवान को कि भगवान मेरे से गलती हो गई, आज मैं कुछ काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं बाजार से लड़ाई करूँगा कि गलती हुई और पैसा चाहिए तो ये और डबल लॉस हो जाएगा मेरे। मैं धीरे धीरे करके ये पूरी गलती रिकवर हो जाएगी और सर 7 दिन के अंदर जो लॉस हुआ था कवर हो गया, ऊपर का पैसा आ गया। दूसरे स्टॉक्स को उसको छोड़कर उस स्टॉक में मैंने काम ही नहीं किया। उस दिन के बाद से मैंने उस स्टॉक में काम ही नहीं किया सर। वो 1000 स्टॉक्स मैंने जब लिए थे तो सर मोमेंटम ट्रेडिंग थी, वो मैं इंट्राडे के लिए ले रहा था, उसको मैं होल्डिंग पर नहीं लग रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्टॉक भागा हुआ था, तो मैं उसको होल्डिंग के लिए नहीं लेता। मैं उसी दिन उसमें लॉस भले निकलता 1% का तो वो लेके चुपचाप निकल जाता। तो ऑलरेडी वो जब मैंने इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय की तो उसको रखूँ क्यों मैं सर, उसको मैंने वही खत्म कर दिया। अगर यू आर क्लियर विद योर स्ट्रेटजी और पता है कि कितना पैसा कमाना है, कितना लॉस खा के तैयार होना है, कितना रिस्क लेना है, तो ट्रेडिंग में फिर इतना टेंशन वाला गेम नहीं रहता है कि यू ऑलवेज सीम वरीड। अच्छा, मेरे को इस चीज़ को मैं अब इस बात से कनेक्ट करना चाहूँगा कि 3:30-4 बजे के बाद जब शॉप पे जाते हो, पापा को हेल्प करते हो अपने, तो उस समय भी ट्रेडिंग चल रहा होता है दिमाग में, पापा मैंने आज ये किया, आज ये हुआ, पोजीशन ऐसे से किया था, इतना हुआ है? जी सर, मैं पापा को पूरी चिट्ठी बना के देता हूँ कि आज मैंने इन स्टॉक्स में काम किया, इसमें इतना लॉस हुआ और इन स्टॉक्स में इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना मेरे को एसटीटी और चार्जेस ब्रोकरेज मिला के लगाया और मेड इतना प्रॉफिट आज आया है। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं ये डेली पापा को हिसाब देता हूँ, डेली फिक्स और मैं हिसाब देना। गेस कर रहा हूँ कि पापा चश्मा लगा के ऐसे अच्छे से चेक करते होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और पूछते होंगे ये क्या है। मैं सर वो एक्चुअली सर होता है ऐसा सीन, पापा बैठे रहते हैं, मैं ऐसी स्क्रीन खोलता हूँ और पापा को बाकायदा बोलता हूँ कि आप लिखते जाओ स्टॉक्स। पापा लिखते हैं कि टाटा मोटर्स इतना प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस इतना प्रॉफिट, अपना HUL इतना प्रॉफिट, सब पूरी लिस्ट बनती है। 25 दिन स्टॉक्स में आपको लिस्ट भेजूँगा, लिस्ट बनी हुई है, हर दिन बनती है वो। तो वो लिस्ट पूरी पापा चेक करते हैं और लॉस एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ प्रॉफिट लिखते हैं, और लॉस जहाँ लिखते हैं वहाँ फिर चार्जेस भी लिखते हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद उसको फिर करने का पता पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, और ये डेली बनती है। कभी लॉस भी होता तो वो भी चिट्ठी बनती है डेली। सर क्यूरियस रहता हूँ मैं कि आज मैंने क्या किया दिन भर में, और ये भी इससे पता पड़ जाता है, फिगर आउट ये होता है कि मैंने दिन भर इतना काम किया तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की, कितनी ओवर ट्रेडिंग कर ली, तो ये फिर मुझे क्या क्या चीज़ें सुधारनी है, तो वो कैलकुलेशन करने का पता पड़ती है कि यार आज मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर ली, चार्जेस बहुत लग गए, इतने चार्जेस मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और ब्रोकर को दे रहा हूँ पैसा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 6,000 मैंने गवर्नमेंट और ब्रोकर को मिला के दे दिए, तो यार 6,000 तो प्रॉफिट बड़ा होता है ना, ओवर ट्रेडिंग क्यों की मैंने, अब ये ध्यान दें। ये बात सुनकर तो चाहे शुभम यही कहूँगा कि चेरिश दीज मोमेंट्स, ये बहुत बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती मोमेंट्स हैं। एंड सच में बहुत मज़ा आया शुभम बात करके। इट फेल्ट, अभी लग रहा है सच में मेरा मन कर रहा है हम 2-3 घंटे और बात करते रहें, क्योंकि इतना कुछ है इस कॉन्वर्जेशन में दैट कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। एनीथिंग जो शुभम यू वुड लाइक टू ऐड बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड? सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा सर, मैं मतलब देखता हूँ यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह या बाकी भी कुछ चीज़ें देखता हूँ, या आजू बाजू के लोगों से मैं देखता हूँ कि वो लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के आते हैं कि स्टॉक मार्केट ना अलादीन का चिराग है, या 1 लाख डालेंगे तो वो 10 लाख बन जाएंगे, 10 लाख डालेंगे तो 1 करोड़ बन जाएंगे। तो वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली ना, वो सिर्फ साइकोलॉजी लोगों की, और ये साइकोलॉजी से जो भी सर लोग आते हैं ना मार्केट में, वो सर हमेशा लॉस ही करते हैं। मार्केट में अगर आपको आना है इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप, तो आप ये सोच के आओ कि यार कोई कंपनी धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, मैं उसका पार्ट बन रहा हूँ छोटा पैसा इन्वेस्ट करके, वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी मेरा पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा। लोग ये सोच के आते हैं कि मैं उस, सबसे बड़ी बात तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग ना सबसे आखिरी में करने वाला काम सबसे पहले करते हैं, जो मैंने भी किया था कि मैंने मार्जिन ट्रेडिंग की, जो सबसे आखिरी में करना चाहिए। FNO सबसे आखिरी में करना चाहिए 2 साल 3 साल के बाद। ये FNO सर है क्या, लोगों को यही नहीं पता। फ्यूचर ऑप्शन एक्चुअली हेजिंग टूल्स है, उनको हेज करने के लिए बनाए गए। आप नेकेड कॉल बाय किए जा रहे हैं, नेकेड पुट बाय किए जा रहे हैं, नेकेड फ्यूचर्स बाय किए जा रहे हैं, शॉर्ट किए जा रहे हैं विदाउट हेजिंग। विदाउट हेजिंग यू आर बाइंग 2 लॉट्स 3 लॉट्स मल्टीपल लॉट्स। आपके पास पैसा ही नहीं होता, कल को 5% गिरा आपके 10 लाख के लॉट में, आप कहाँ जाओगे, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी ना। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद 3 साल 4 साल के बाद FNO करना चाहिए। और किसी को ऐसा बिजनेस करना है ये काम, तो अपना काम करते रहे, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वॉल्व रहे, एक्टिवली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे। आने वाले समय में इसको खुद ही पता पड़ जाएगा कि ये बिजनेस सच में फुल टाइम करने लायक है।
सबको बेसिकली लाइक एनी अदर बिजनेस या एनी अदर प्रोफेशन, सबको इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन उनका जर्नी कैसा रहता है उस चीज़ के साथ, देन पैसे की बात या व्हाटएवर उसके टेक्निकल्स के बारे में बात करनी चाहिए. गो अहेड. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. सर मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है सर, ये इमर्जिंग इकोनॉमी. आज सर हम देख रहे हैं कि लोग टू व्हीलर, आज से 10 साल पहले लोग घरों में कितनी टू व्हीलर थी, और आज देखिए सर कितने घरों में टू व्हीलर है. स्मार्टफोन पहले कितने लोगों के पास थे और आज कितने लोगों के पास है. तो सर इस मार्केट में बहुत कुछ है और ग्रो होने का, और मुझे इंडियन इकोनॉमी में भरोसा है. सर आज हम फाइटर जेट बना रहे हैं सर, हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं सर. ये बहुत बड़ी बात है. पहले हम परचेस करते थे बाहर से, आज हमारे देश की कंपनियां HAL, VDL सब बना रही है. तो सर इस मार्केट में ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को मार्केट का पार्ट बनना चाहिए, कि ताकि असेट और असेट क्लास एक इक्विटी का उनके पोर्टफोलियो में रहे. और वो समझ करके, अगर उनको समझ नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा है, SIP करके आए. अगर डायरेक्ट इक्विटी में आपको अगर अक्ल नहीं है करने की कैसे किया जाता है, तो आप भले म्यूचुअल फंड्स के द्वारा है, पर एटलीस्ट आप इस इकोनॉमी में शामिल तो हुए, ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटी की, जो इंडियन की इतनी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी बन रही है आज इंडिया. सर 2015 में 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे जब मैं आया था, 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट. आज सर वो स्टॉक मार्केट में लगभग वो 15 करोड़ डीमेट अकाउंट बन चुके हैं. तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है सर रिटेल का, और रिटेल का दबदबा सर बन रहा है. पहले FIs का दबदबा था, रिटेल का दबदबा बन रहा है मार्केट में. मैं ये बात मानता हूँ चीज़ें बदली हैं. और सबको ये एडवाइस करता हूँ कि इस मार्केट में सब लोग पार्टिसिपेट. ग्रेट यार शुभम, बहुत मज़ा आया सच में यार. मतलब दिस द वे तुमने पूरा का पूरा अपना लाइफ जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी बहुत ओपनली डिस्कस किया, एंड द रोल ऑफ फैमिली एज वेल. सच में इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई होप कि ये सब सुन के बाकी लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग यार. यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, एंड स्टे योर फोकस. थैंक यू सो मच.